तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं इग्नो के BPSE 113 का मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बुक। स्टार्ट करने से पहले ये कह लूँ, ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी, बहुत ज़रूरी रहेगी। अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलो, आज हम पढ़ते हैं BPSE 113 का ब्लॉक 1, इंट्रोडक्शन 1 and unit number 1, enlightenment and rationality and idea of modernity। तो पहले बुक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि एनलाइटनमेंट क्या है, रेशनलिटी क्या है एंड मॉडर्निटी क्या है। तो आज हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन। आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो होगा एनलाइटमेंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, फेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन पॉलिटिकल थिंकर्स एंड आइडियाज। मतलब जो जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, कौन क्या सोचता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कौन क्या बोलता है एनलाइटनमेंट के बारे में, रेशनलिटी के बारे में एंड मॉडर्निटी के बारे में कौन क्या सोचता है ये भी पढ़ेंगे। और द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी, कहाँ से शुरुआत हुई थी मॉडर्निटी और अभी क्या हालात है इसके, और उसके थोड़े थोड़े क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या क्या होगा अभी, ठीक है। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होना चाहिए था, क्या हो गया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कुछ रुकावट के। तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या क्या लक्ष्य है इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर का पहला लक्ष्य है, हम दिस यूनिट वुड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट लाइक एनलाइटमेंट, रेशनलिटी एंड मॉडर्निटी। ये तीन जो शब्द है, एनलाइटनमेंट, रेशनलिटी एंड मॉडर्निटी, वो हमको आज पता चल जाएगा। और जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, उसमें इसका क्या अवदान है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो देखो बच्चों, आज टाइम भी कितना हुआ है, 12:13 हो गया है। रात को 12 बजे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत हो रही होगी। BPSE 113 का चैप्टर बुक में, यूट्यूब में बहुत मुश्किल से समझाया जाता है, यूट्यूब में भी कहीं भी नहीं है, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो एनलाइटनमेंट है, जो मॉडर्निटी है, वो 18th सेंचुरी में यूरोप में शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक पार्ट है। तो चलो आज शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ एनलाइटमेंट, ये हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। यूरोप इज कंसिडर द cradle of modern political philosophy. The events before and after 18th century lead to rise to modernity in Europe। जो यूरोप में ये 18th सेंचुरी मतलब क्या है, साल 1700 से लेकर 1800 तक मॉडर्निटी की शुरुआत हुई यूरोप से, ये हम मान लेते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। ये जो 1800 सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी मतलब 1700 से 18 से लेके इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में ये सब एनलाइटमेंट का थ्योरी देखने को मिल रहा है। यूरोप कंट्री जो 17 एंड 18 सेंचुरी में, ये हमारा एनलाइटमेंट का मतलब क्या है, ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय होना। मॉडर्निटी का मतलब आधुनिकता, और रेशनलिटी का मतलब चिंतन और सोच समझकर निर्णय लेने को रेशनलिटी बोलते हैं। यूरोप कंट्रीज in 17 and 18th century, they ruled on the basis of divine rights doctrine, controlled religious and authorities। तो क्या हुआ, पूरा चैप्टर धीरे धीरे समझाता हूँ, देख लो। जो पहले जो हमारा था ना यूरोप में, वो पहले हम इंसान जंगल में रहते थे। धीरे धीरे समाज की स्थापना होने लगी। समाज से स्थापना होते होते हमें स्टेट की जरूरत होने लगी, हमारे प्रॉपर्टी की राइट्स के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए स्टेट की जरूरत पड़ने लगी। जब हमने स्टेट बना लिया, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या हुए, धर्म की ओर चले गए, फ्यूडलिज्म की ओर चले गए। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद की तरफ चले गए। सामंतवाद से हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा शोषण होने लगा, धर्म का दबदबा बढ़ने लगा। जो पूंजीपति थे, वो जो सामंत थे, वो धर्म के सहारे चलने लगे। वैसे यूरोप में क्या हुआ, उस वक्त यूरोप में क्या हुआ,
तो वहां पर बढ़ने लगी क्या, धर्मों की दबदबा बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, हमारा धर्म का जो तरीका था ना वो ज्यादा बढ़ने लगा। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, गॉड इज द टॉप ऑफ द चेन फॉलोड बाय एंजल्स एंड ह्यूमंस। भगवान जो है वो सबसे ऊपर है, वो अपने एंजल यानी कि जो चर्च के फादर है वो उनको भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, हमारे लिए शासन करने के लिए वो भेज रहे हैं। वो जो सारे सामंत थे वो उनके अंडर में रह जाते थे और प्रजा का बहुत सारे शोषण करते थे। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट चेन बीइंग, गॉड इज द टॉप ऑफ द चेन एंड फॉलोड बाय एंजल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए शासन के लिए एंजल को भेजा गया है। और डेट्रॉयट एंड वोल्टायर जो आर्ग्यू करते थे उस वक्त एनलाइटनमेंट के बारे में, ये दो बड़े फिलोसोफर थे जो कि एनलाइटनमेंट की शुरुआत की जनक माना जाते हैं। इन 1688 ग्लोरिशियस रिवॉल्यूशन इन ग्रेट ब्रिटेन स्टार्ट हुआ। 1688 से वहां से आपका एनलाइटनमेंट का थ्योरी शुरुआत हुई। नेक्स्ट ईयर 1689 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स इम्पोज्ड restriction on the power of monarchs which were to shared with the parliament। तो 1889 में सामंतवाद का जो इंग्लैंड में जो राजा का दबदबा था वो खत्म हुआ और पार्लियामेंट का शासन शुरू हो गया। चेंज टू द अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड मार्टिन लूथर्स 95 दिस रिटन इन 1517। 1517 में जो चैलेंजेस आए उसके लेकर एक बुक आई थी मार्टिन लूथर की, 95 दीज रिटर्न। इसके यहाँ पे आपको एनलाइटमेंट के बारे में बहुत जानकारी मिल सकती है। ये बुक में विस्तृत से वर्णना किया गया है, जो क्रिश्चियनिटी क्या है, यूरोप में क्या है, कौन सा मूवमेंट चला, कौन सा आंदोलन चला। और तब वहां पे न्यूटन और गालीलियो जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए थे जो कि चर्च को रॉन्ग मान रहे थे। चर्च के मतलब हर काम में चर्च का दाखिला देना एक गलत बात है ऐसे मानते थे। और गालीलियो सपोज टू heliocentric view, sun at the center at the solar system instead of church supported the idea of geocentric view। geocentric view और heliocentric view क्या होता है देख लो। geocentric view का मतलब जो चर्च के फादर थे वो बोल रहे थे अर्थ पूरे के सेंटर पे है और सूरज और बाकी सब उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो गैलीलियो और न्यूटन थे ना वो हेलियोसेंट्रिक व्यू के थे। वो तो बोल रहे थे नहीं, सन बीच में है और बाकी सब चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लोगों को बहुत समझाया लेकिन नहीं हुआ, लोग तो माने नहीं। तो चर्च के फादर जो बोले वही सत्य है, उस टाइम ऐसा चल भी रहा था। तो धीरे धीरे लोग को साइंस के ऊपर लाने में ये सारे साइंटिस्ट आखिर में कामयाब हुए और लोगों को समझ में आ गई नहीं भाई पृथ्वी घूम रही है, सूरज बीच में है। तब 1500 सेंचुरी में एक वर्ड का आविष्कृत हुआ, रिनेंसा। ये आप देख रहे हो रिनेंसा। क्या है ये रिनेंसा? रिनेंसा बिगेन इन यूरोप 15th सेंचुरी आफ्टर द एंड ऑफ मिडिल एज। जब मध्यकालीन समय का दौर खत्म हुआ तब शुरुआत हुआ रिनेंसा का। रिनेंसा का मतलब है पुनः जागरण। पुनः जागरण का मतलब क्या है आपका? द सम ऑफ देम of Renaissance that were reflected in Enlightenment were encouraging non-religious studies focusing on human beings, rationality of individual। तो व्यक्ति के सोच के बारे में और मानव का कई गुण को पहचानने में क्या होती है? रिनेंसा होती है, पुनः जागरण होता है। पुनः जागरण में यही पढ़ाया जाएगा। और क्या पढ़ाया जाएगा? चलो, और है हमारा and scientific temper। Renaissance that were reflected in enlightenment were encouraging non-religious studies focusing on human beings, rationality of individual and scientific temper। तो साइंटिफिक टेम्पर से आपको देखना है हर चीज को, रिलीजियस स्टडीज में नहीं देखना, पर एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन के बारे में चिंता करना है, रैशनैलिटी और इंडिविजुअल के बारे में चिंता करना है। और क्या है देख लेते हैं जरा। अब यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना में खत्म हुआ और बाकी सब है। देखो एनलाइटनमेंट क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़े विस्तार से समझाऊंगा। धीरे धीरे समझने की कोशिश करना और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना। देखो
Enlightenment, also called the Age of Reason, is believed to have begun in 18th century Europe. यूरोप में ये शुरुआत हुआ था 1800 शताब्दी में शुरुआत हुआ था। ये एज ऑफ रीजन, रीजन मतलब सोचना, लॉजिकली सोचना, चिंता करना, उसके एज के माना जाता है। It controlled the rise of modernity, while there was significant break with the ways of life from past. जो पास्ट की जो चिंताधारा थे उसे चैलेंज करके हमारा एनलाइटनमेंट का शुरुआत हुआ, ज्ञानोदय हुआ, लोगों का ज्ञान का उदय हुआ। वो धीरे धीरे सोचने लगे, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। द सेंट्रल आर्गुमेंट वाज दैट legitimacy and authority originate from the reason instead of faith and custom। मतलब जो धार्मिक विश्वास था, जो लोगों की चिंताधारा थी, उससे लॉजिकली चिंताधारा को ज्यादा महत्व दिया गया। सेंट्रल आर्गुमेंट जो है, पूरी की पूरी जो सोच है, जो विधायी का नियम बनाने वाले हैं, वो सब के सब थोड़े से जागरूक होने लगे। और प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, लिबर्टी, ह्यूमन राइट, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस वर प्रोमोटेड बाय एनलाइटमेंट। ये जो एनलाइटमेंट ज्ञानोदय, ये किस किस को प्रमोट कर रहा था ना, ह्यूमैनिटी, मानव के सोच को, लिबर्टी, स्वतंत्रता को, ह्यूमन राइट्स, मानव के अधिकार क्या है, टॉलरेंस, सहनशीलता क्या है, ये सबके सब बारे में ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटनमेंट बात करता है। ठीक है, चलो एनलाइटनमेंट के मतलब आप समझ गए होंगे। जो पुराने चिंता का नाश होना, धर्म के मामले में जो राय थे वो धार्मिक चिंताधारा लोगों में खत्म हो गया और धीरे धीरे ज्ञान का उदय हुआ और लोगों के मन में वैज्ञानिक चिंताधारा, विज्ञान के सम्मत के विचार आने लगे धीरे धीरे। और क्या हुआ, देखो जब हम एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो एक नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा, वो है जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट। वो उन्होंने मेन बुक लिखी थी व्हाट इज एनलाइटनमेंट इन 1784। ठीक है, ये जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांट है जो कि मेन बुक लिखे थे एनलाइटनमेंट इन 1784। Kant said that enlightenment is a process in which man emerges from his self-imposed knowledge। मतलब पूरे के पूरे मेहनत के बाद जो धार्मिक चिंताधारा से ह्यूमन बाहर आता है, उन्हें एनलाइटनमेंट कहते हैं। दैट इज वाई कांट सेड देयर टू नो। आपको जानने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जो धार्मिक दबदबा है, वो जो धार्मिक व्यक्तियों का प्रेशर है, उसके बीच आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए जो ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे सवाल पूछ सकूं। ठीक है, और देखो एनलाइटमेंट स्टैंडर्ड इन टू डाइवर्जन स्टैंड्स इन एनलाइटमेंट, रेडिकल एंड मॉडर्निटी। मतलब देखो एनलाइटमेंट के जो चिंतक है वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक रेडिकल एंड एक moderate। The radical portion was committed to revolution and materialist worldview that argued in favor of democracy। जो कट्टरवादी, रेडिकल मतलब कट्टरवादी, जो कट्टरवादी चिंताधारा के लोग हैं वो क्या करते हैं ना, जो कट्टरवादी की चिंताधारा है वो डेमोक्रेसी चाहते हैं और चाहते हैं पूरा का पूरा क्रांति हो जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, पूरा ये राज शासन, सामंतवाद शासन सबको उखाड़ फेंके, पूरा का पूरा विज्ञान सम्मत हो, तो ये बोलते हैं। और जो मॉडरेट के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भाई चलेगा, जो भी कुछ है चलेगा, लेकिन धर्म और राजनीति को थोड़ा थोड़ा मिला के चलना चाहिए। जो कि द मॉडरेट वर्सन डू नॉट सीक रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन रिलीजियन अथॉरिटी और आर्ग्यूड द फ्लेवर ऑफ एकोमोडेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड न्यू सिस्टम। देखो द मॉडर्न विजन क्या करता है, नहीं नहीं कोई चेंजेस की जरूरत नहीं, विप्लव करने की जरूरत नहीं, बस सोच समझकर कुछ चेंज कर दो रिलीजियन और आपके ट्रेडिशन के व्यू में, तो आपका हो जाएगा। दिस व्यू वाज सपोर्टेड बाय इमानुएल कांट, जीन जैक रूसो और बहुत सारे फिलोसोफर्स है जो जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। तो देखिए फेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फर्स्ट फेज वाज ड्यूरिंग, अच्छा देख लो ये उसके 3 फेज है एनलाइटनमेंट के। रुको ये देख लो एनलाइटनमेंट के 3 फेजेस है। क्या क्या 3 फेजेस है, 3 फेजेस क्या क्या है। द फर्स्ट फेज वाज
ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century which was influenced by the scientist of revolutionary सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, ये सब साइंटिस्ट के प्रभाव में जो आया वो है फर्स्ट पेज। एंड सेकंड पेज क्या है, जो फ्रांस फिलोसोफर लाइक वोल्टायर, डिडेरोट, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो के टाइम पे जो आया वो है सेकंड पेज। एंड आपका लास्ट पेज जो है वो आपका 19th सेंचुरी के पहले से 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के पहले आया, जो कि बहुत सारे फ्रांस रिवॉल्यूशन जैसे रिवॉल्यूशन में का जिम्मेदार है। और क्या हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो भाई, ये 3 पेजेस हो गए आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। अच्छा एक बात पहले मैं बता दूं, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एनलाइटमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज एनलाइटनमेंट। तो आप आंसर क्या लिखोगे देख लो। रुको रुको रुको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। आप आंसर क्या लिखोगे देखो। आंसर क्या लिखोगे देख लो आप पहले। ये आपका आंसर का पहला पॉइंट होगा व्हाट इज एनलाइटनमेंट। व्हाट इज एनलाइटनमेंट, टू टाइप्स ऑफ एनलाइट, कितने टाइप से एनलाइटमेंट है, टू टाइप्स जैसे कि कट्टरवादी और मध्य तरह के मॉडरेट एंड रेडिकल। फेजेस ऑफ एनलाइटमेंट, कितने फेज है एनलाइटमेंट के, 3 फेजेस है, जैसे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में कौन कौन है, फर्स्ट फेज में है आपका साइंटिस्ट है, सेकंड फेज में फिलोसोफर है एंड थर्ड फेज में रिवॉल्यूशनरी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट, फिलोसोफर्स एंड इट्स थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म आप लिखोगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट में देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट में साइंटिफिक टेम्पर एंड रीजन आएगा पहले। विज्ञान सोच चिंताधारा, विज्ञान के सहारे हम सब चिंता करेंगे, विज्ञान के सहारे हम सब नया नया जागरूक बनेंगे और पुराने अंधविश्वास भ्रम जो होगा वो दूर होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस के हिसाब से हम लोग चिंता करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका ठीक है, उसके बाद आएगा उसके बाद आएगा septemic towards tradition authority in political and regional alignment involved in authority in political and अरे यार towards सॉरी पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मतलब धर्म और जो राजनीति है, धर्म और जो राजनीति है उन दोनों को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके बारे में डेविड ह्यूम ने बताया है, उसके बारे में देख लो आप। डेविड ह्यूम ने बताया है अपने बुक 1748 में बताया है। और क्या है, ह्यूमन प्रोग्रेस एनलाइटमेंट में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है ह्यूमन प्रोग्रेस, मानव की उन्नति के लिए सोचा गया। और फ्रांस फिलोसोफर में फ्रांस के रेवोल्यूशन हुई, इंग्लैंड के रेवोल्यूशन हुए, वो सब ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए ही तो था। धर्म क्या ह्यूमन के प्रोग्रेस कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसीलिए हमने ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर जोर दिया। उसके बाद क्या हुआ, लोकल वेरिएशन क्या है ये ध्यान से समझो। जब एनलाइटनमेंट का शुरुआत हुआ तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप एनलाइटमेंट मूव्ड फॉरवर्ड द डिफरेंट पीस एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन यूरोप। इटली में क्या हुआ, ऑथोरिटी पावर ऑफ चर्च डिक्रीज्ड, चर्च का पावर डाउन हो गया और आपका इसका पावर बढ़ गया, हमारा जो रिपब्लिक है वो जो गवर्नमेंट है उसके पावर को बढ़ा दिया गया। और क्या क्या हुआ, और कहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश में क्या हुआ, गवर्नमेंट एंड अलाइनमेंट दोनों मतलब एक तरह से संधि कर लिए, ये दोनों संधि कर लिए तो क्या हुआ, जो मॉडरेट की चिंताधारा थी वो ब्रिटिश में होने लगी। और क्या हुआ, जर्मन में क्या हुआ, एनलाइटमेंट आइडियाज अपील टू मिडिल क्लास। जर्मन में क्या हुआ, मिडिल क्लास के अंदर एनलाइटमेंट के आइडिया को थोप दिया गया और जो ऑफिसर लेवल के लोग थे उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, ठीक है। और वैसे ही रूसिया में, स्कॉटलैंड में ऐसे भी क्या हुआ, रिवॉल्यूशन होने लगे,
और ये जो लोकल वेरिएशन का प्रभाव है वो एनलाइटनमेंट के एक कैरेक्टरिस्टिक्स में बन गया। एम्पिरी एम्पिरिसिज्म मतलब आपका अनुभववाद, आपका अनुभव क्या है, वो अनुभव बोला गया कि आप विश्वास अंधे तरह से विश्वास मत करो, आपका अनुभव अनुभव क्या बोल रहा है, आपका इंद्रिय अनुभूति क्या बोल रहा है, आपका इंद्रिय क्या बोल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो उस पे ध्यान दो, आप साइंस और लॉजिकली के अकॉर्डिंग चिंता करो। कॉस्मोपोलिटिशियन क्या है? कॉस्मोपोलिटिशियन वाले ये बोलते हैं कि पूरे विश्व एक परिवार है, पूरे विश्व, वर्ल्ड फ्रॉम ए सिंगल कम्युनिटी, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कॉस्मोपोलिटिशियन। इसका भी उदय हुआ और कांत ने एक ऐसे लिखा था, परपेचुअल पीस ए फिलोसॉफिकल स्केच, ये इमानुएल कांत का बुक है। ये भाई बहुत मस्त बुक है, वो जो कि हमें एनलाइटनमेंट के बारे में बताता है। मेन पॉलिटिकल थिंकर कौन कौन है भाई, ये आगे थिंकर्स, एनलाइटमेंट के कौन कौन से थिंकर है तो देख लो। पहले थिंकर आएगा हमारे इमानुएल कांत, जो कि व्हाट इज एनलाइटमेंट 1784 में एक बुक लिखे थे। उन्होंने बात की पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में, वॉल्यूंटरी फेडरेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात की। उसके बाद वोल्टायर आएंगे, वोल्टायर क्या बात करेंगे, फ्रेंच एनलाइटमेंट के बारे में ये बात करेंगे। वो 1778 में उनका डेथ हो जाता है, लेकिन ये राइट टू फ्रीडम और स्पीच के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, वोल्टायर। और क्या बोलते हैं, मोंटेस्क्यू आते हैं, मोंटेस्क्यू क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर ये जोर देते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर ये जोर देते हैं। और क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, मोंटेस्क्यू ने बोले सेपरेशन पावर पूरा अलग कर दो, चर्च को अलग कर दो, गवर्नमेंट को अलग कर दो, धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये सब मोंटेस्क्यू बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, देख लो आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये 3 लोग दिए थे, थॉमस हॉब, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। इनका पूरा नाम है थॉमस हॉब, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। थॉमस हॉब क्या बोले, नहीं ये प्रकृति तो पूरा बेकार है, ये ह्यूमन को मार देती है, ये ह्यूमन को जीने नहीं देगी। तो ये हॉब्स पूरा नेगेटिव चिंताधारा के थे नेचर के बारे में। उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बताया। वैसे जॉन लॉक और रूसो दोनों एक जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। और आपके जॉन लॉक को फादर ऑफ एनलाइटनमेंट माना जाता है, या याद रखना, जरूर एग्जाम में लिख के आना। और एग्जाम में कैसे लिखोगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आखिर में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रूसो बोलते हैं हमें एनलाइटनमेंट वाज एम्बिग्यूस एंड हर पेट एंड ही पुट इक्वल एम्फासिस ऑन इमोशन एंड रीजन। वो बोलते हैं इमोशन एंड रीजन को एक ही तरह से हमें रखना पड़ेगा। और क्या होता है, जेस मिल आते हैं, वो बोलते हैं एनलाइटमेंट होना ही जरूरी है, इंग्लिश फिलोसोफर थे, वो बाद में पैदा हुए, बोर्न आफ्टर द एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट के बाद पैदा हुए। और वो बोल रहे हैं नहीं, महिला को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और एनलाइटमेंट होना चाहिए, ये ऐसी तरह की बात करते हैं। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, देख लो कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, आपको कार्ल मार्क्स का नाम पहले ही सुने होंगे, आप जानते हो ये इकोनॉमिक थिंकर है। कार्ल मार्क्स का फर्स्ट टाइप क्या बोलता है, मार्क्स लाइक दैट एनलाइटमेंट थिंकर वाज कमिटेड टू रीजन टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमिना, पहले हमें समझना होगा। सेकंड, ही आल्सो रिजेक्टेड सुपरनेचुरल, वो बोल रहे जो गॉड जैसी सुपरनेचुरल पावर कुछ नहीं होती, जो होती है ह्यूमन करते हैं, शोषण भी हमारे इंसानी शोषण करते हैं और वो ही हमें लूटते हैं। थर्डली उन्होंने बोला कि हमें प्रोग्रेस करना होगा, चेंज करना होगा, पूरा का पूरा मोमेंटम लाना होगा, आंदोलन करना होगा, रिवॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया की तरह मैक्स बोलते हैं सोशल ट्रांसफॉर्म कैन नॉट बी टेक प्लेस ओवरनाइट, रातों रात ये सब चेंज नहीं हो जाता, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। और आते हैं फेमिनिस्ट, सब आगे तो फेमिनिस्ट पीछे क्यों रहेंगे, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट एंड अलेक्जेंडर कोलोंथाई, ये दोनों जो है ना, ये अलेक्जेंडर कोलोंथाई को कट्टर कट्टर फेमिनिस्ट माना जाता है भाई। इन्होंने तो ऐसे भी बोल दिया कि महिला को फ्री सेक्स एंड मैरिज का भी राइट्स होना चाहिए। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट जीन जैक रूसो को क्या करती है, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट जो है, जो वो जीन जैक रूसो के खिलाफ होती है, क्योंकि जीन जैक रूसो ने बोला था वो महिला को शिक्षा देने की जरूरत नहीं, ठीक है। रूसो बिलीव्ड दैट वुमेन वेर लेस रेशनल देन मैन, डिपेंड ऑन देम ऑफ देम फॉर देयर सर्वाइवल।
तो रूसो बोलते हैं उन्हें सिर्फ जिंदा रहने की जरूरत है, शिक्षा कोई जरूरत नहीं है। वुमेन, जो औरत है वो मर्द से कम सोचती है, लेस रेशनल। तो ये भाई मेरी wollstonecraft उसे छोड़ेगी नहीं। आगे जाकर देखेंगे हम किसे वो कितना क्रिटिसिज्म करती है रूसो की। ठीक है। और देखो, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा, मॉडरेट एंड रेडिकल एनलाइटमेंट क्या है? तो आप बता दो कि रेडिकल जो है एनलाइटमेंट के सोच के लोग हैं, वो चाहते हैं, कट्टर कट्टर सोच वाले लोग हैं, वो चाहते हैं पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज होना चाहिए, पूरा धर्म अलग कर देना चाहिए, राजनीति को अलग कर देना चाहिए। ठीक है, धर्म को सरकार के कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये ऐसे बोलते हैं। तो मॉडरेट वाले बोल रहे हैं नहीं नहीं, ज्यादा कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं, वैसे थोड़े थोड़े बदलाव कर लो, सुझाव कर लो, चल जाएगा। उसके बाद आता है रेशियोनालिटी। तो देखो आपका इस चैप्टर में पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, राइट द रिलेशन बिटवीन एनलाइटमेंट, रेशियोनलिटी एंड मॉडर्निटी। तो पहला आंसर में आप क्या लिखोगे, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, व्हाट इज रेशियोनलिटी, व्हाट इज मॉडर्निटी, रिलेशन बिटवीन एनलाइटनमेंट, रेशियोनलिटी एंड मॉडर्निटी, थिंकर्स एंड फिलोसॉफिकल थ्योरी। तो आप ऐसे आंसर लिखोगे ना पूरा का पूरा, तो आप वादा करता हूँ आपका 80% मार्क यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, 80% मार्क आपका यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पॉइंट वाइज पॉइंट करके आंसर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। और देखो रेशियोनलिटी के बारे में चिंता करें, रेशियोनलिटी आर्ग्यूज दैट नॉलेज कैन बी unearthed through the use of logic, what is independent and sensory experience। आप क्या महसूस करते हो, आपका ज्ञान क्या है, ये आपका है रेशियोनलिटी। ठीक है, और रेशियोनलिटी के बारे में और बताऊं तो प्लाटो और अरिस्टोटल ह्यूमन को जो वैज्ञानिक चिंताधारा है, रेशियोनलिटी है, उसके ऊपर जोर देते थे। आपको एक पेज में एक डायग्राम भी बनाना होगा। क्या डायग्राम बनाओगे आप, रुको जरा, क्या डायग्राम बनाओगे आप, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट, जो रेशियोनलिटी और एनलाइटमेंट है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट को तेजी से मॉडर्निटी की तरफ ले जा रही है। ठीक है, और ये देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू रेशियोनलिटी अनदर आइडिया कॉल्ड एम्पिरिज्म एग्जिस्टेड। मतलब जो आपका महसूस होता है वही है आपका रेशियोनलिटी, आप जो सोचते हो, आप जिससे चिंता करते हो, वही है आपका रेशियोनलिटी। ठीक है, rational in politics give importance to use of reason that result in concept like secularism and utilitarianism। तो आपके धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, धार्मिक पूरा स्वतंत्र होना चाहिए, सब एक ही तो है, एक ईश्वरवाद तो है। यूटिलिटारियनिज्म मतलब सबके सब ईश्वर तो एक ही है ना, तो थोड़ी ना ईश्वर हमें राज करना चाहेंगे, वो तो इंसान है, वो अपना फायदा के लिए सब कुछ करता रहता है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं हम कई बार धर्म को राजनीति से मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो आइडिया ऑफ मॉडर्निटी, ये मॉडर्निटी कहाँ शुरुआत हुई? तो मैंने आपको बोला था रिनेंसा शुरुआत हुआ था 15 सेंचुरी में। 15 सेंचुरी 1500 से सेकेंड हाफ का 20 सेंचुरी तक का चला ये रिनेंसा। रिनेंसा मतलब पुनः जागरण, लोगों में शुरुआत हुआ मॉडर्निटी, नया जज्बा आया लोगों के अंदर, वो पुराने छोड़कर नए की तरफ जाने लगे, नया सोच उदय हुआ, ज्ञानोदय हुआ लोगों का, वैज्ञानिक चिंताधारा सृष्टि हुई। और देखो इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न थिंकिंग लोगों के अंदर जागृत हुई। और क्या हुआ, थॉमस हॉब, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिए थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, पीछे ही हमने पढ़े थे, जरा वीडियो पीछे लेके देख भी लेना। ठीक है, ये थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ये सब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। और 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी, ये देख लो, ये आप लिखने का जरूरी है। 3 फेजेस ऑफ, रुको 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 रुको, 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी। क्या है 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी? पहला पहला है ईयरली मॉडर्निटी, जो है 1500 से 1700 1789 तक। क्लासिकल मॉडर्निटी 1789 से 1900 तक। एंड लेट मॉडर्निटी 900 से 989 तक। ये मॉडर्निटी के 3 फेज है। देखो, इन द अर्ली मॉडर्निटी पीपल स्टार्टेड टू एक्सपीरियंस मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। देखो पहली बात क्या हुई, लोग चाहने लगे चलो कुछ बदलाव की जरूरत है, कुछ परिवर्तन की जरूरत है, लोग ये चाहने लगे। सेकंड फेज, इन द सेकंड फेज
means of communication came up to increase the reach of modern ideas accomplished by rise capitalism। कैपिटलिज्म को लोग पूरा खत्म कर देना चाहते थे, वो चाहते थे कि पूंजीवाद और सामंतवाद का प्रथा खत्म हो और कम्युनलिज्म आ जाए, सब बराबर बन जाए, ठीक है। और इन लेड मॉडर्निटी ग्लोबलाइजेशन, तो लोग चाहते थे, ग्लोबलाइजेशन वाज विजिबल दैट इम्पैक्टेड मॉडर्न लाइफ। तो ग्लोबलाइजेशन के पूरा वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा हमारे अंदर और लोग जागरूक होने लगे। लोग सामंतवाद और मोनार्ची के खिलाफ, मोनार्ची मतलब राजशाही, राजशाही के खिलाफ होने लगे और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो मॉडर्निटी की तरफ आगे चला गया। उसके बाद देखेंगे क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म सब चीज का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता ही रहता है। क्या क्रिटिसिज्म होगा रहेगा? देखो, एनलाइटमेंट हैड इट्स शेयर ऑफ प्रॉब्लम। एनलाइटमेंट के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। टेरर आफ्टर फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस रिवॉल्यूशन होने के बाद जो चेंजेस आए ना, वो भाई बहुत भयानक थे। तो लोग थोड़ा डर भी गए, तो हमें आधुनिकरण के तरफ जाना चाहिए कि नहीं। रोमांटिक्सम विच गेव इम्पोर्टेंट टू पैशन, इमोशन एंड सेंसन। देखो, ह्यूमन तो दो तरह से सोच लेता है। क्या दो तरह से सोचता है? एक तो वो रेशनल तरह से सोचता है, वैज्ञानिक चिंतन से सोचता है, और एक तरफ से पैशन और इमोशनल होकर सोचता है। तो लोग कहते हैं हम ह्यूमन तो है, ह्यूमन के अंदर तो इमोशन होती है, इमोशनली सोचना चाहिए, हर बात साइंटिफिक वे में नहीं सोची जाती, ठीक है। तो ऐसे कहकर कुछ भी क्रिटिसिज्म करते हैं। और क्या करते हैं, यूरोपियन वालों ने कहा ये हमारा यूरोपियन वैल्यूज एंड कल्चर्स आर यूज टू फ्रेम रेफरेंस, मतलब हमारा जो कल्चर है वो नष्ट हो रहा है। जो हमारा एनलाइटनमेंट और मॉडर्निटी की वजह से हमारा जो कल्चर है, हमारा जो आइडिया है वो नष्ट हो जाता है। लास्टली वन, वो जो हमारे मोहनदास करमचंद थे, हमारे इंडिया के नेशनल फादर बोला जाता है, उन्होंने बोला ये सब जो परिवर्तन है वो मोह माया है। वो क्या है? मोह माया है। देख लो भाई, ये मोह माया है पूरा का पूरा, ठीक है। ग्रीडी मेटेरियलिज्म एंड इल्यूशन, इल्यूशन ये सब, ये मोह माया, ये सब झूठ है, ईश्वर ही सत्य है, ये ऐसे सब सोच आने लगी, ठीक है। तो वो बोल रहे रियल हैप्पीनेस को ढूंढो, ठीक है, इंडिपेंडेंस को ढूंढो, ये परिवर्तन परिवर्तन कुछ नहीं होता, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला चैप्टर खत्म हो रहा है। पहला चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दे रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आएगा और आप आंसर कैसे लिखोगे। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनलाइटनमेंट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली, राइट द रेशनल, राइट द रिलेशन बिटवीन एनलाइटनमेंट, रेशनलिटी एंड मॉडर्निटी। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे? व्हाट इज एनलाइटनमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली, ये क्वेश्चन है आपका। आंसर क्या लिखोगे? व्हाट इज एनलाइटनमेंट, पहला साइड हेडिंग देखिए, ये सब आपका साइड हेडिंग है, आपको अंदर खुद ही लिखना होगा, ठीक है। ये आपका पहला साइड हेडिंग है। व्हाट इज, पहला पॉइंट है व्हाट इज एनलाइटनमेंट, दूसरा पॉइंट है टू टाइप्स ऑफ एनलाइटनमेंट। टू टाइप्स मतलब जो राडीवादी, रेडिकल एंड मॉडर्निटी, मॉडरेट है, जो कट्टरवादी है, और जो थोड़े नरमपंथी है। फ्रेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट, कौन कौन से फ्रेजेस है? तीन फ्रेजेस है, मैंने बोला था। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो रेशनलिटी, थिंकिंग करना है, ह्यूमन प्रोग्रेस करना है, फेमिनिज्म को देखना है, रीजनल थिंकिंग करना है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनलाइटमेंट। फिलोसोफर्स हमने पढ़ा इमानुएल कांत, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, जीन जैक रूसो, जेम्स मिल, थॉमस हॉब्स, ठीक है, और कम्युनिस्ट का कार्ल मार्क्स, ये सब के सब फिलोसोफर्स और उनके फिलोसॉफिकल थ्योरी के बारे में लिखना है। और एनलाइटमेंट के बारे में क्या क्रिटिसिज्म है वो भी लिखना है भाई, सिर्फ तारीफ करने से नहीं होगा, क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो भी लिखना होगा। नेक्स्ट आपका है राइट द रिलेशन बिटवीन एनलाइटनमेंट, रेशनलिटी एंड मॉडर्निटी। व्हाट इज एनलाइटनमेंट, क्या है ये एनलाइटनमेंट, ठीक है। व्हाट इज रेशनलिटी, ये वैज्ञानिक चिंतन का कारण क्या है। ज्ञानोदय क्या है? एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय क्या है? रेशनलिटी, विज्ञान सम्मत चिंतन क्या है? मॉडर्निटी, आधुनिकता क्या है? ये तीनों के रिलेशन क्या है? ये आप पूरा का पूरा ग्राफ बना के दिखाओगे ऐसे तो ज्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है। थिंकर्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी, आपके मॉडर्निटी के कितने कितने स्टेप है, कितने कितने थिंकर्स है, कितने कितने पॉलिटिकल फिलोसफी है, ये आपको सब लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी
और जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।